चलिए गौरव फॉर्मूला बताइए, रेडियस का सारा फॉर्मूला बोलिए, ऑल टाइप। यस सर। रेडियस का फॉर्मूला बताइए, जब चार्ज पार्टिकल को मैग्नेटिक फील्ड में परपेंडिकुलर प्रोजेक्ट करेंगे तो मोशन जो होगा सर्कुलर होगा, उसका रेडियस का फॉर्मूला बताइए क्या होगा। सर mv²/qv। सारा फॉर्मूला बोल रहे हैं, ऑल टाइप। mv/sin θ/qv। कहाँ का फॉर्मूला कहाँ बोल रहे हैं, हम केस सेकंड की बात किए हैं। Yes. चलिए प्रियांशी आप बताइएगा, जब मैग्नेटिक फील्ड में कोई चार्ज पार्टिकल को 0 डिग्री पर प्रोजेक्ट करेंगे तो उसका मोशन कैसा होगा, अनुपात कैसा होगा। लीनियर लिनियर होगा। चलिए ठीक है, अगर 90 डिग्री पर फेंकेंगे तो कैसा होगा। सर्कुलर तो सर्कुलर होगा, तो उसका रेडियस का फॉर्मूला बताना है सारा। mv/sin θ/qv। ये किसका, उसका था 90 डिग्री पर वाला का था ये। तो सर्कुलर का ही था ना ये। तो आपको अच्छे से याद करना था, हम बोले थे ना अच्छे से फॉर्मूला याद कीजिएगा तब न्यूमेरिकल बनेगा। नहीं। चलिए माइक अपना ऑफ कीजिए। चलिए देखिए हम क्वेश्चन बता देते हैं कुछ कुछ, आप लोग बताइए कि कौन कौन सा क्वेश्चन पूछना है, उसके अनुसार हम बता देते हैं क्वेश्चन। नंबर ऑफ क्वेश्चन बताइए। आप लोग को तो आज टाइम भी मिल गया है, 1 घंटा लेट चालू हुआ है तो आप लोग को। चलिए सबसे पहले तो ऑब्जेक्टिव का क्वेश्चन दिए थे वो बताइए कि कौन कौन क्वेश्चन बतलाना है ऑब्जेक्टिव वाले में, उसके बाद एक्सरसाइज वाले में हम आएंगे। तो बता रहे ऑब्जेक्टिव हैं। वाले, हाँ बोलिए। सिक्स और 13 एक्सरसाइज में है। एक्सरसाइज का जो है आपका 6 और 13 एक पूछ चुके हैं, 6 और 13। चलिए ऑब्जेक्टिव वाले में बोलिए, नहीं तो एक्सरसाइज वाले में बोलिए, जिसमें बोलना है बोलिए जल्दी से। नंबर ऑफ क्वेश्चन बताइए कि क्या क्या पूछना है, होमवर्क जो दिया हुआ था उसमें से। सब 5 इसमें एक्सरसाइज की ऑब्जेक्टिव में, सर ऑब्जेक्टिव। चलिए ऑब्जेक्टिव में 5 और बोलिए। सर और उसमें 11 एक्सरसाइज में। चलिए एक्सरसाइज में 11 और कोई क्वेश्चन है तो बोलिए फास्ट में सभी लोग। चलिए तो हमको क्वेश्चन नंबर ऑब्जेक्टिव यानी एससी वर्मा का पेज नंबर 229, एससीबी का पेज नंबर 229 ऑब्जेक्टिव नंबर क्वेश्चन 5 है। कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग पार्टिकल विल हैव मिनिमम फ्रीक्वेंसी ऑफ रिवोल्यूशन व्हेन प्रोजेक्टेड विद सेम वेलोसिटी परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड। तो आप बताइए फ्रीक्वेंसी ऑफ रिवोल्यूशन का फॉर्मूला क्या होगा, जल्दी से बोलिए। फ्रीक्वेंसी ऑफ रिवोल्यूशन का फॉर्मूला क्या होता है। तो QB/2πm। QB अपॉन 2 पाई एम, 2 पाई एम
अब देखिए ये वेलोसिटी पर डिपेंड किया नहीं और सभी चार्ज पार्टिकलों मैग्नेटिक फील्ड में फेंका गया है, तो मैग्नेटिक फील्ड सबके लिए सेम है। इसका मतलब है हर एक पार्टिकल का चार्ज बाई मास रेशियो निकालना है आपको, इसका मतलब यही है। तो पांचवा में आपका 4 पार्टिकल है, पहला है इलेक्ट्रॉन है, तो इलेक्ट्रॉन के लिए अगर आप निकालते हैं कैलकुलेशन करते हैं ई फॉर इलेक्ट्रॉन, तो चार्ज इसका 1 होता है और मैग्नेटिक फील्ड वही रह जाएगा और 2 पाई मास ऑफ इलेक्ट्रॉन जो होता है प्रोटॉन के मास का कितना गुना कम होता है, यानी 1840 गुना लगभग कम होता है। तो मास ऑफ प्रोटॉन 1 होता है, मतलब एम में, और 1840 यहाँ लिखना है लगभग, ऐसे 1837 भी होता है, उसको ऊपर ले जाइए, आपका हो गया 1840 बी बाई 2 पाई इलेक्ट्रॉन के लिए। उसी तरह से आप फिर है प्रोटॉन का कीजिए, तब पी पर प्रोटॉन है, चार्ज प्रोटॉन का 1 होता है, मैग्नेटिक फील्ड सेम है 2 पाई, अब मास ऑफ प्रोटॉन 1 होता है, यानी ये बी बाई 2 पाई आ गया। फिर आपका जो है इसमें हीलियम है, तो फ्रीक्वेंसी ऑफ हीलियम जब निकालिएगा He प्लस है, He प्लस है, तो हीलियम के लिए चार्ज He प्लस है तो 1 होगा, मैग्नेटिक फील्ड वही होगा 2 पाई वही होगा, लेकिन मास हीलियम का 4 होता है, कितना होता है 4 होता है, यानी कि 1/4 बी बाई 2 पाई हो जाएगा। अब देखिए उसके बाद है फ्रीक्वेंसी निकालना है किसका, लिथियम का, Li प्लस प्लस का निकालना है, सॉरी Li प्लस का निकालना है, Li प्लस का निकालना है, तो इसका भी चार्ज 1 होगा, मैग्नेटिक फील्ड वही है आपका 2 पाई, और लिथियम का मास कितना होता है, बोलिए जल्दी से, लिथियम का मास कितना होता है, चलिए 6 या 7 जो लेना है ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, हमको उसे पढ़ने वाला है ना, तो 6 ही ले लेते हैं ऐसे, तो 6 यहाँ अगर आप ले लेते हैं तो देखिए क्या होगा, 1/6 होगा, बी बाई 2 पाई होगा। आप बताइए किसका फ्रीक्वेंसी सबसे कम है, आप खुद सोच लीजिए, किसका फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा है, यानी सेम मैग्नेटिक फील्ड में अगर इलेक्ट्रॉन को फेंकिएगा तो ज्यादा तेजी से वो नाचेगा, उसका रिवोल्यूशन सबसे ज्यादा होगा, देख लीजिए ध्यान से, बी बाई 2 पाई का 1840 टाइम्स है, जबकि ये बी बाई 2 पाई है, देख लीजिए सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन और सबसे कम लिथियम, जो भारी होगा वो धीरे धीरे नाचेगा और जो हल्का होगा तेजी से रोटेट करेगा। सिंपली बात समझ लीजिए सेम मैग्नेटिक फील्ड में। अब की बार जब नीट या जेई में क्वेश्चन आएगा तो उस तरह से इतना बनाने की जरूरत नहीं है, आप समझ लीजिए चार्ज बाई किसका, मास रेशियो के हिसाब से ये काम करेगा। तो अब अगले क्वेश्चन एक्सरसाइज में आते हैं 6, 11, 13, ठीक है, 6, 11, 13 बताना है हमको, है ना, जो क्वेश्चन आप लोग पूछे हैं उसके हिसाब से। तो देखिए ये तो बात समझ में आ गया होगा। अब 6 नंबर क्या है क्वेश्चन उसको देखिए। तो 6 नंबर जो क्वेश्चन है उस क्वेश्चन को ध्यान से समझिएगा। यह क्वेश्चन जो है एस वर्मा का 100%, मतलब ना तो न्यूमेरिकल चेंज किया गया वैल्यू और ना ही आपका लैंग्वेज, ये नीट में आया है क्वेश्चन 2013 या 14 के आसपास, है ना, डायरेक्ट एकदम न्यूमेरिकल वैल्यू बिना चेंज किए हुए आया है। देखिए क्वेश्चन क्या कहता है, व्हेन अ प्रोटॉन इज रिलीज फ्रॉम रेस्ट इन अ रूम, रूम में प्रोटॉन को रेस्ट से रिलीज किया गया, रेस्ट मतलब समझते हैं, मतलब जीरो वेलोसिटी के साथ रिलीज किया गया है, जीरो वेलोसिटी के साथ रिलीज किया गया। जब जीरो वेलोसिटी के साथ रिलीज किया गया होगा तो जब किसी प्रोटॉन का वेलोसिटी इनिशियल में 0 हो तो मैग्नेटिक फील्ड तो कम से कम फोर्स नहीं लगाएगा। बात समझने की कोशिश किया, मैग्नेटिक फील्ड कम से कम फोर्स नहीं लगाएगा, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड में फोर्स का फॉर्मूला होता है F=QVB होता है और साइन थीटा होता है। वेलोसिटी में चार्ज रहेगा तभी फोर्स लगाता है मैग्नेटिक फील्ड।
इतना तो बात क्लियर हो गया, जीरो वेलोसिटी से है तो। कहता है रेस्ट से रखे हैं, इट स्टार्ट विथ इनिशियल एक्सेलरेशन ए नॉट टुवर्ड्स वेस्ट। अब ईस्ट वेस्ट की अगर बात कीजिए तो इधर ईस्ट है, इधर वेस्ट है, इधर नॉर्थ है, इधर साउथ है, ये अप है और क्रॉस से डाउन होता है। इतना बात ध्यान में रखना पड़ेगा आपको। रेस्ट से रखे हैं तो इस प्रोटॉन का आइसोलेशन वेस्ट की ओर हो गया है ए नॉट से। तो इसका मतलब रेस्ट में जब कोई चार्ज हो और वो मोशन में आ जाए तब फोर्स कौन लगाया, ये तो अपने से ध्यान से सोचना पड़ेगा। तो लगाएगा तो सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड ही एक इस पर है जो फोर्स लगाएगा। आप प्रोटॉन पॉजिटिव चार्ज है, इसका मतलब तो हम श्योर हो गए हर हाल में कि प्रोटॉन पर ये जो फोर्स लगाया होगा वो इलेक्ट्रिक फील्ड ही लगाया होगा। और इलेक्ट्रिक फील्ड का जो वैल्यू भी रहा होगा ना, वह इलेक्ट्रिक फील्ड का जो वैल्यू रहा होगा वह हर हाल में आपको इधर ही रहा होगा। वह इलेक्ट्रिक फील्ड का भी वैल्यू इधर ही रहा होगा, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव चार्ज पर अपने डायरेक्शन में फोर्स लगाता है। तो पहला स्टेटमेंट हम पूरा नहीं पढ़े, अभी पहला पढ़ रहे हैं। इसका मतलब ये हुआ कि फोर्स ऑन प्रोटॉन ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड जो हो गया, इलेक्ट्रिक फील्ड F बराबर होता है QE। तो E इंटू E हो जाएगा, क्योंकि प्रोटॉन पर चार्ज E होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड E है। तो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला जो ए नॉट होता है वो फोर्स बाई मास होता है, E बाई M हो जाएगा। तो यहाँ से अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना चाहते हैं तो M इंटू ए नॉट बटा E, और डायरेक्शन जो हो गया वो वेस्ट वार्ड हो गया, यानी टुवार्ड्स वेस्ट हो गया। यानी कि हम इतना दूर क्वेश्चन पढ़े तो इतना तो हमको पता चल गया कि प्रोटॉन पर जो फोर्स वो लगाया होगा वो कौन लगाया होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड लगाया होगा। और हर हाल में जब इलेक्ट्रिक फील्ड लगाया होगा तो इस बात को समझ लीजिए कि आखिर हम कहना क्या चाह रहे हैं। फिर आगे पढ़ते हैं दूसरा बात में। दूसरा 2 स्टेप का क्वेश्चन है, यह स्टेप पहला था। अब स्टेप सेकंड में क्या कहता वो सुनिए। स्टेप सेकंड में क्वेश्चन में कह रहा है कि जब when it projected towards north with velocity v नॉट, अब की बार कह रहा है जब चार्ज पार्टिकल को प्रोटॉन को यानी वेस्ट की ओर फेंका गया है, सॉरी नॉर्थ की ओर, नॉर्थ इधर है, साउथ इधर है, ईस्ट इधर है, वेस्ट इधर है। प्रोटॉन को जो है ना इधर फेंका गया v वेलोसिटी से, किधर की ओर, नॉर्थ की ओर फेंका गया प्रोटॉन को। प्रोटॉन को किधर फेंका गया, नॉर्थ की ओर v वेलोसिटी से। It moved with initial acceleration 3a नॉट towards west। तो कहता है यह वेस्ट की ओर एक्सेलरेट किया, वह एक्सेलरेशन 3a नॉट है, 3a नॉट है। तो क्वेश्चन में कहता फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैक्सिमम पॉसिबल मैग्नेटिक फील्ड इन द रूम। अब कहता है यह निकाल के बताइए कि रूम में इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू क्या है और मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू क्या है और उसका डायरेक्शन क्या है, ये दोनों आपको निकालने के लिए कह रहा है। तो सबसे पहले तो हम बात कुछ समझेंगे, और वो बात क्या समझेंगे वो आपको बता रहे हैं। हम बात जो समझेंगे सीधा ये समझेंगे कि अब की बार जब फेंका गया तो मैग्नेटिक फील्ड के द्वारा भी फोर्स लगा, और रूम में तो इलेक्ट्रिक फील्ड खत्म हो गया है कि रखा हुआ है, वो मतलब रूम में जो इलेक्ट्रिक फील्ड पहले से प्रेजेंट था हुआ है या बंद हो गया है, वो भी है, क्योंकि क्वेश्चन उसको हटाने के लिए नहीं बोला है, यानी वो भी है। इसका मतलब तो यही हुआ कि इसमें जो 3a नॉट एक्सेलरेशन है उसमें a नॉट एक्सेलरेशन इलेक्ट्रिक फील्ड का है, तो मैग्नेटिक फील्ड के द्वारा जो एक्सेलरेशन बचा हुआ है वह मात्र 2a नॉट होगा। दिमाग लगाइए, क्योंकि 3a नॉट इधर एक्सेलरेशन हो गया तो इलेक्ट्रिक फील्ड फोर्स लगाया था तो a नॉट एक्सेलरेशन था, तो मैग्नेटिक फील्ड भी अब फोर्स लगाया होगा क्योंकि उसको वेलोसिटी से चार्ज को फेंके हैं।
तो इसका मतलब इधर मैग्नेटिक फील्ड के द्वारा जो एक्सेलरेशन होगा वो आपका 2a0 होगा। यानी कि इस बात को क्लियर लिखना पड़ेगा, क्या, एक्सेलरेशन ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड, यानी कि कितना होगा, इक्वल टू ट्वाइस a0 होगा, उससे ज्यादा नहीं होगा। तब तो कह सकते हैं कि एक्सेलरेशन का जो फॉर्मूला होता है फोर्स बटा मास होता है, और मैग्नेटिक फील्ड के द्वारा जो फोर्स का फॉर्मूला होता है अभी यहाँ देखिए लिख ले हैं, और 90 डिग्री पर फेंका है, प्रोजेक्ट किया है, तो साइन 91 यानी क्यू भी बी बचेगा। तो क्यू तो ई है, भी तो v0 है, और बी है और बटा मास है। तो यहाँ से मैग्नेटिक फील्ड निकाल लीजिए कि किधर हुआ और कितना हुआ। तो इसलिए मैग्नेटिक फील्ड का जो फॉर्मूला हो गया ट्वाइस ma0 बटा ई इंटू v0 हो गया। हम मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू ऐसा ही निकाल दिए बिना कुछ किए हुए। अब डायरेक्शन की बात करते हैं भाई, डायरेक्शन की बात कौन करेगा, हम ही को करना है। मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होना चाहिए, तो हमको इतना पता है कि मैग्नेटिक फील्ड के द्वारा फोर्स इधर लगा है, तब ने मोशन इधर हुआ होगा, और वेलोसिटी इधर है ये भी बात पता है। यानी नॉर्थ की तरफ अगर वेलोसिटी हो और वेस्ट की तरफ फोर्स हो तो मैग्नेटिक फील्ड किधर हो सकता है पॉसिबिलिटी में, ये आप लोग बताइए, क्योंकि हम नहीं लिखेंगे। अब देख लीजिए, बात समझ लीजिए, वेलोसिटी यही फार्मूला लगता है यूज होता है। देखिए हम इस फार्मूला को मिटा रहे हैं, वेक्टर फॉर्म में लिख दे रहे हैं आपके लिए। हमको बस इतना पता है कि फोर्स बराबर होता है क्यू भी क्रॉस बी होता है, इस बात को समझ लीजिए। अब हमको ये पता है कि मैग्नेटिक फील्ड जो है, सॉरी फोर्स जो है आपका इधर है, वेस्ट की ओर है, यानी वेस्ट मतलब माइनस आई है, वेलोसिटी नॉर्थ की ओर है यानी जे है। तो यहाँ पर क्या रखें कि माइनस आई आ जाए, के रखें कि माइनस के रखें, दिमाग लगाइए, देख लीजिए, बात को समझ लीजिए अच्छी तरह से हम क्या कहना चाह रहे हैं। तो माइनस के होगा क्योंकि जे क्रॉस के आई होता है, जे क्रॉस के आई होता है, तो माइनस के रखेंगे। अब माइनस के अगर रखेंगे तभी आपका ये आंसर होगा माइनस आई। माइनस के मतलब डाउन होता है कि अप होता है, यानी मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पर जो होगा डाउनवर्ड होगा, यही आपका आंसर हो गया। यानी इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू ये होगा, और रूम में इलेक्ट्रिक फील्ड वेस्ट की ओर है, और रूम में मैग्नेटिक फील्ड जो है इसका मैग्नीट्यूड ये होगा, और आपका डाउनवर्ड में है, यानी कि कहाँ है, डाउन की तरफ है, नीचे की तरफ है। इस बात को समझ लीजिए अच्छी तरह से, ठीक है। बात समझ लीजिए इसी तरह से हम क्या कहना चाह रहे हैं। जो देख लीजिए, बात को समझ लीजिए अच्छी तरह से, और एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मजा आ जाएगा। चलिए तो आगे बढ़े। अब देख लीजिए, अब इसके बाद 11 नंबर और 30 नंबर की बात करेंगे, 11 नंबर और 13 नंबर। तब तक आप लोग क्वेश्चन पढ़िए फिर से दोबारा। 11 और 30 नंबर हम बतलाने के लिए तैयार हैं। इलेवन और 13। चलिए तो 11 नंबर में आते हैं, देखिए क्या है क्वेश्चन में।
देखिए 11 नंबर जो क्वेश्चन है उसका मैं फिगर बना रहा हूँ। एक आपका सर्किट ऑफ करंट दिया है, इस तरह से ऐसे दिया है, और यहाँ पर थोड़ा दूर तक मात्र आपका मैग्नेटिक फील्ड दिया, ऊपर में पूरा तक नहीं दिया है, इस तरह से। तो इतना जानने के बाद हमको तो पता चल गया कि पॉजिटिव प्लेट करंट निकालता है और करंट इस तरह से घूमते नजर आएगा और यहाँ पर इधर होगा। कहता है वायर में जो करंट है आई जो है वह 0.5 एम्पियर है। क्वेश्चन में कह रहा है, देख लीजिए ध्यान से, आप लोगों के पास बुक होगा। और यहाँ जो पी क्यू वायर है, पी क्यू वायर लिया है, लेंथ ऑफ पी क्यू वायर जो है आपका, लेंथ ऑफ पी क्यू वायर जो है आपका वो 50 सेंटीमीटर है। क्वेश्चन में दे रहा है ये सब डाटा। और यहाँ जो मैग्नेटिक फील्ड क्रॉस में दिया हुआ है उसका जो वैल्यू है पी का वो 0.2 टेस्ला है। तो कहता है फाइंड फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स एक्टिंग ऑन द वायर पी क्यू। तो ये क्वेश्चन हमसे पूछ दिया, बताइए मैग्नेटिक फोर्स, हमने कहा ना मैग्नेटिक फोर्स ऑन वायर पी क्यू का जो फॉर्मूला होता है ILB साइन थीटा होता है। ये बात पहले बता दिए थे आप लोग को, यही है वो फॉर्मूला होता है, डिराइव करके दिखा दिए थे। तो करंट यहाँ पर 0.5 एम्पियर है, लेंथ भी 0.5 मीटर है, मैग्नेटिक फील्ड भी 0.2 है, और साइन जो है 90 डिग्री है। कैसा थीटा कहाँ दिया हुआ है हमको तो ना दिख रहा है, हमको दिख रहा है कि करंट जो है ईस्ट की ओर है और मैग्नेटिक फील्ड जो है क्रॉस यानी डाउन है। तो आप ही खुद बताइए ये डाउन और ईस्ट में कितना डिग्री का एंगल होगा, देख लीजिए, दिख रहा है 90 डिग्री का एंगल है ना, देख लीजिए ये डाउन पेन और इसमें, यानी कि आपका 90 डिग्री का है। तो मैग्नीट्यूड जो हो जाएगा 1 0 2 0 3 0, तब 5 दूनी 10, 1 0 गायब। और तो इसका मतलब हो गया 5 गुने 10⁻⁻² न्यूटन फोर्स लग गया। लेकिन डायरेक्शनों निकालना है, तो डायरेक्शन निकालने के लिए तो बोले थे इस फार्मूला को कैसे याद करने के लिए, फोर्स वाला फार्मूला को, फोर्स वाले फार्मूला को याद करने के लिए बोले थे IL क्रॉस B। याद कर लीजिए, सब डिराइव फार्मूला है। मैंने कहा ना कि ये इलेक्ट्रोस्टैट नहीं है, मैग्नेट है, मैग्नेट में क्वेश्चन इलेक्ट्रोस्टैट से आसान होता है। IL क्रॉस B, तो करंट का डायरेक्शन है I में, मैग्नेटिक फील्ड है -K में, तो I क्रॉस -K, देख लीजिए किधर होगा, I क्रॉस -K क्या होगा, तो I क्रॉस -K जो होगा वो आपका +J होगा। क्या होगा आपका +J होगा, देख लीजिए, यानी फोर्स इसमें जो लगेगा नॉर्थ की ओर लगेगा। किधर लगेगा, नॉर्थ की ओर लगेगा फोर्स। बात समझ चुके होंगे अच्छी तरह से। इसके बाद है आपका चलिए इसको लिखिए, पहले देख लीजिए ध्यान से, समझ लीजिए। चलिए साइक्लोट्रॉन भी पढ़ा देते हैं। देखिए साइक्लोट्रॉन क्या है, तो बहुत सिंपल इंस्ट्रूमेंट है ना। उससे हम लोग चार्ज पार्टिकल को एक्सेलरेट करवाने के लिए यूज करते हैं, यानी साइक्लोट्रॉन का जो यूज है उसका हम लोग यूज करते हैं चार्ज पार्टिकल को एक्सेलरेट करवाने के लिए। तो देखिए चार्ज पार्टिकल को जो हम लोग एक्सेलरेट करवाते हैं, तो ध्यान समझिएगा, है ना। साइक्लोट्रॉन, देखिए ध्यान से अगर समझेंगे तो बात को समझिए। चार्ज पार्टिकल को एक्सेलरेट कराने के लिए बहुत सारे तरीके हैं। उस तरीका में हम इसको यूज कैसे करते हैं, तो देखिए सबसे पहले तो चार्ज पार्टिकल को अगर एक्सेलरेट करवाना है तो आपको एक, हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक में पढ़े हैं इलेक्ट्रिक फील्ड के द्वारा, पोटेंशियल का डेफिनेशन ही पढ़े थे, वर्क डन पर यूनिट चार्ज। और काइनेटिक एनर्जी
बाई चार्ज पढ़े थे। तो आइसोलेट करवाने का मतलब उसको काइनेटिक एनर्जी देना, वेलोसिटी बढ़ाना, स्पीड बढ़ाना, एनर्जी बढ़ाना। तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ाने के लिए आपको एक तरीका तो ये है कि वोल्टेज लगाइए। तो अगर किसी चार्ज पार्टिकल आयंस हो या प्रोटॉन हो, अगर उसको हाई एनर्जी में मतलब स्पीड ले जाना है 10⁶ मीटर पर सेकेंड, 10⁷ मीटर पर सेकेंड तक स्पीड ले जाना है, तो जानते हैं इसको जब आइसोलेट करवाइएगा 10 मतलब यहाँ वेलोसिटी जो है हाफ mv/s लिखिएगा, तो यहाँ पर आपको 5 लाख 10 लाख वोल्ट पोटेंशियल का जरूरत पड़ेगा। और ये पहले यही टेक्निक से चार्ज को आइसोलेट करवाया जाता था, लेकिन यह टेक्निक में वोल्टेज इतना ज्यादा जनरेट करना साइंस के लिए थोड़ा सा तो मुश्किल है कि आप 10 लाख वोल्ट पोटेंशियल डेवलप कर दीजिएगा। तो 10 लाख वोल्ट पोटेंशियल आप कैसे डेवलप कीजिएगा? कोई इंस्ट्रूमेंट होगा तब ना। आज डेवलप करने वाला इंस्ट्रूमेंट खोजा भी गया था, है ना, जो इलेक्ट्रोस्टैट में था, वो वान डी ग्राफ जनरेटर, लेकिन उसमें कंटिन्यूअस एनर्जी नहीं सप्लाई किया जाता था। तो उससे एक्सपेरिमेंट से साइंस बहुत तरह से आगे नहीं बढ़ सकता था। तो अब यहाँ पर जो आप लोरेंज फोर्स पढ़े, लोरेंज फोर्स के बाद यहाँ पर दो साइंटिस्ट है, एक का आपका है लोरेंस और लिविंगस्टोन। वह दो साइंटिस्ट मिलकर के 1934 में 1934 में लगभग सफलता प्राप्त किया। और ये टेक्निक से उसने चार्ज पार्टिकल का सेट एक ऐसे टेक्निक से चालू किया जिसमें 2 वोल्ट से 5 वोल्ट से 10 वोल्ट के पोटेंशियल से चार्ज पार्टिकल को वेरी हाई एनर्जी तक पहुंचा दिया जाता है। और यह इंस्ट्रूमेंट बहुत सिंपल सा इंस्ट्रूमेंट है, उसी का नाम साइक्लोट्रॉन है। आने की लो पोटेंशियल से, मतलब यहाँ तो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड से डायरेक्ट करेंगे तो हाई वोल्टेज की जरूरत पड़ेगी, तो और ये लेकिन लो ही वोल्टेज से इतना एनर्जी कैसे देता है, उसी टेक्निक को पहले समझना है। ठीक है, तो उस टेक्निक को पहले समझ लीजिए, उसके बाद फिर इसका प्रोसेस पूरा हम लोग लिख लेंगे। तो टेक्निक पहले समझने का तरीका क्या है वो समझ लीजिए, यानी इसका कंस्ट्रक्शन सबसे पहले समझ लीजिए आप लोग, है ना। तो बात समझने की कोशिश कीजिएगा तो ज्यादा कोई कष्ट नहीं होगा। है ना, देखिए, और नहीं तो प्रोसेस ही पहले लिख लीजिए, है ना, उसके बाद आगे बात करेंगे। इसमें सबसे पहला पॉइंट यही लिख सकते हैं, इट यूज टू एक्सेलरेट चार्ज पार्टिकल it used to accelerate charge particle or ions it used to accelerate charge particle ions, है ना। यह चार्ज पार्टिकल और आयंस को एक्सेलरेट करवाने के लिए यूज किया जाता है। ठीक है, यह जो है लिविंगस्टोन और ऐसे एमएस लिविंगस्टोन है और लोरेंसी है, ये लोरेंस दो साइंटिस्ट हैं। इट इज इन्वेंटेड बाय E.O. लोरेंस, क्या लोरेंसी, E. लोरेंस एंड MS लिविंगस्टोन, MS लिविंगस्टोन, है ना। मतलब ईओ लॉरेंस और MS लिविंगस्टोन के द्वारा खोजा गया था। तो इट इज इन्वेंटेड बाय ईओ लॉरेंस एंड MS लिविंगस्टोन इन 1934। कितना? 1934। ठीक है, देखिए इसके बाद अगला पॉइंट में लिख सकते हैं, इसमें जो है इस इंस्ट्रूमेंट से हम लोग चार्ज पार्टिकल को वेरी हाई एनर्जी हम लोग प्रोवाइड करते हैं, यानी कि चार्ज पार्टिकल
और आयन गेन हाई काइनेटिक एनर्जी, हाई काइनेटिक एनर्जी, यानी काइनेटिक एनर्जी मेनली इसको हम लोग गेन करवाते हैं, हाई काइनेटिक एनर्जी। इसमें देखिए इस इंस्ट्रूमेंट में हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड का दोनों का यूज करते हैं। इन दिस इंस्ट्रूमेंट इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड बोथ यूज्ड, दोनों यूज करते हैं। इसमें हम लोग क्या करते हैं, इसमें दोनों का यूज किया जाता है, इलेक्ट्रिक फील्ड का भी और मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, देखिए इसके बाद इसका हम लोग कंस्ट्रक्शन पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं, कंस्ट्रक्शन। तो देखिए कंस्ट्रक्शन इसका कैसा होता है उसको समझ लीजिए। ठीक है, तो कंस्ट्रक्शन की अगर बात करते हैं, ये इंस्ट्रूमेंट बनता कैसे है, तो बहुत सिंपल तरीके से बनता है। कंस्ट्रक्शन इसका जो है बहुत सिंपल है। देखिए हम तो बहुत सिंपल बना देंगे, आप लोग समझिएगा कैसे बनता है। एक मेटल का डिस्क है, मेटल का प्लेट है पूरा, ये क्या है, मेटल का पूरा प्लेट है, बड़ा सा प्लेट है। इस प्लेट को हम क्या किए, दो इक्वल पार्ट में काट दिए, सीधा सीधा दो इक्वल पार्ट में काट दिए। तो काटेंगे, दो इक्वल पार्ट में काट दिए हैं मेटल प्लेट को सीधा। ऐसे मतलब मेटल प्लेट को बीच से काट के थोड़ा सा सेपरेट कर दिए, थोड़ा सा क्या कर दिए, सेपरेट कर दिए हैं। दो मेटल प्लेट है, डिस्क है ना, और ये लगता है अब कैपिटल डी लाइक स्ट्रक्चर जो है ना, डी लिखते हैं ना लेटर, उसके जैसा स्ट्रक्चर बन गया, हाफ डिस्क। इसके गैप में दोनों को पहले क्या किए हैं, यहाँ पर सेपरेट कर दिए हैं। ठीक है, बात समझ लीजिए, दोनों को क्या कर दिए, सेपरेट कर दिए, और गैप में इंसुलेटिंग मटेरियल भर दिया गया है। इंसुलेटिंग मटेरियल कौन सा, इंसुलेटिंग मटेरियल भर दिया गया है गैप में, और इस गैप के सेंटर पर एक चार्ज पार्टिकल को रख दिया गया है। और ये चार्ज पार्टिकल जो है ना, ये हम अभी यहाँ एक्सपेरिमेंट के दौरान पॉजिटिव कोई चार्ज पार्टिकल अल्फा है, प्रोटॉन है, समथिंग ले लिए हैं। और जहां तक इसका एरिया है, इस पूरे एरिया में हम क्या किए हैं, यहाँ पर क्रॉस मैग्नेटिक फील्ड सभी जगह डाल दिए, सभी जगह क्रॉस मैग्नेटिक फील्ड है, पूरे एरिया में भरा हुआ क्रॉस मैग्नेटिक फील्ड, सभी पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड पहले से भरा हुआ है, सभी पॉइंट पर, ईच एंड एवरी पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड है। जितना दूर तक डिस्क है उतना ही दूर तक मैग्नेटिक फील्ड लिए हैं, जो कि क्रॉस मैग्नेटिक फील्ड है, डाउनवर्ड है, इसके अंदर जा रहा है। बात समझ लीजिए अच्छी तरह से। अब हम यहाँ पर पहले इसका एक बार स्क्रीनशॉट लीजिए, क्योंकि ऊपर हम मिटाएंगे, जल्द से लिए तो स्क्रीनशॉट। देखिए इसके बाद हमको करना आखिर क्या है, उस बात को समझिएगा अच्छी तरह से। इस कंस्ट्रक्शन में काम कैसे करता है, दोनों चीज एक साथ समझ जाना है। और ये आज के लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट इंस्ट्रूमेंट है, इसका सभी जगह इंस्ट्रूमेंट किया जाता है चार्ज पार्टिकल सेट करवाने में, है ना। तो देखिए गौर से समझने का कोशिश कीजिएगा अच्छी तरह से। तो ये आपका जो हो गया इस तरह से, अब इसमें एक सिस्टम लगाया गया, मैग्नेटिक फील्ड तो पहले से प्रेजेंट है क्रॉस, तो चार्ज पार्टिकल को रख दीजिए तो थोड़ी आपका मोशन में आ जाएगा, मोशन में तो ये आएगा नहीं। तो मोशन में लाने के लिए यहाँ से एक ऐसा सिस्टम लगाया जाता है कि मेटल का प्लेट है ना, इस मेटल के प्लेट में हम लोग यहाँ पर एक बार पहली बार पॉजिटिव प्लेट और नेगेटिव प्लेट डाल दिए बैटरी का। तो ये देखिए यहाँ पर क्या था, उस बात को समझिए अच्छी तरह से। यहाँ पर पॉजिटिव प्लेट को कनेक्ट कर दिया, यहाँ नेगेटिव प्लेट को कनेक्ट कर दिया। अब क्या होगा, जब पॉजिटिव नेगेटिव कनेक्ट हो गया तो जरा गौर से समझने की कोशिश कीजिएगा। यहाँ पर बहुत सिंपल वे है, समझने की तो कोशिश कीजिए।
बहुत ही सिंपल वे है यहाँ पर। अब आपको पता चल गया होगा कि ये पॉजिटिव प्लेट अगर पूरा हो गया, ये नेगेटिव प्लेट पूरा हो गया, तो मैं इसको अब यहाँ समझा रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा। अगर ये पॉजिटिव प्लेट इधर बन गया, इधर नेगेटिव प्लेट बन गया, तो पॉजिटिव प्लेट से नेगेटिव प्लेट की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होगा। कहाँ? इंसुलेटिंग गैप में। यह जो इंसुलेटिंग गैप है, उस गैप में इलेक्ट्रिक फील्ड उस तरह से डेवलप हो जाएगा, और उसके बीच में यहाँ पर यही पॉजिटिव चार्ज, मान लीजिए प्रोटॉन रखा हुआ है। अब इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करेगा? उस पर फोर्स लगाएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड उस पर क्या करेगा? फोर्स लगाएगा इस डायरेक्शन में। तो ये प्रोटॉन जो है इधर भी कुछ वेलोसिटी से चलने लगेगा, यानी कि जैसे ही यहाँ प्लस माइनस डालिएगा, तब क्या होगा? तब एक घटना घटित ये होगा कि यहाँ से आपका हर हाल में ये जो है इधर भागने लगेगा। क्या? देख लीजिए, बात समझ लीजिए अच्छी तरह से, बात समझ लीजिए अच्छी तरह से। हम कहना क्या चाह रहे हैं? हम ये कहना चाह रहे हैं कि ये भी वेलोसिटी से इधर मूव करने लगेगा। किसके कारण? इलेक्ट्रिक फील्ड फोर्स लगा दिया, उसके कारण ये एक्सेलरेट हो गया, और एक्सेलरेट हो गया तो ये तो इधर चला गया। लेकिन पहले से ही मैग्नेटिक फील्ड प्रेजेंट है क्रॉस में सभी जगह। पहले से ही मैग्नेटिक, जैसे ही इलेक्ट्रिक फील्ड फोर्स लगा के इसको वेलोसिटी में लाया, मैग्नेटिक फील्ड पहले से प्रेजेंट है क्रॉस में सभी जगह। तो आप ही बताइए इस पर फोर्स किधर लगेगा? तो इस पर जो फोर्स लगेगा, आपका इधर की ओर फोर्स लगेगा। मैग्नेटिक फील्ड के द्वारा हम बात कर रहे हैं, इधर फोर्स लगा। इलेक्ट्रिक फील्ड तो उसको मोशन दे दिया, और मैग्नेटिक फील्ड इधर फोर्स लगाया, और फोर्स वेलोसिटी में अगर 90 डिग्री का एंगल हो, तो आपको पता है कि ये सर्कुलर मोशन होता है। तो ये यहाँ से अब पार्टिकल धीरे धीरे सर्कुलर मोशन में आ जाएगा। क्या आ जाएगा? सर्कुलर मोशन में। यानी कि यह पार्टिकल है जो यहाँ से सर्कुलर मोशन में आ जाएगा। सर्कुलर मोशन में आएगा तो आपका इस तरह से ये जो है इस तरह से घूमने लगेगा। लेकिन जब घूम करके पार्टिकल यहाँ आएगा दोबारा, जब घूम करके पार्टिकल इधर आएगा, तो ये पॉजिटिव पार्टिकल था, और इलेक्ट्रिक फील्ड तो इस डायरेक्शन में था। तो इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर जैसे ही ये चार्ज पार्टिकल दोबारा घुसने लगेगा, क्योंकि ये रिपीट करके जब इसमें आने लगेगा, तब क्या होगा? आप खुद सोचिए, खुद सोचिए कि इलेक्ट्रिक फील्ड में जैसे ही ये एंट्री मारने लगेगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इधर था, अब प्रोटॉन है, तो प्रोटॉन पर फोर्स तो उल्टा लगता है, मतलब उसके डायरेक्शन में लगेगा, और उल्टा इलेक्ट्रिक फील्ड में ये घुस रहा है, तो इसका मोशन रुक जाएगा। यानी अभी इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सेलरेट किया था, अब दोबारा रोकने के लिए तैयार हो जाएगा। यहाँ तक बात समझ में आ गया? क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है ये फोर्स लगाया इधर, तब मोशन आया, तब मैग्नेटिक फील्ड इसको घुमा करके फिर ले आया इसी इलेक्ट्रिक फील्ड में। जैसे ही ये मैग्नेटिक फील्ड घुमा के लाया इलेक्ट्रिक फील्ड में, तो इलेक्ट्रिक फील्ड तो अब इसको रोक देगा। तो हम ऐसा इंस्ट्रूमेंट तो बनेगा नहीं, तो हम भी कम चालाक नहीं है। तुरंत जैसे ही ये इलेक्ट्रिक, देखिए ध्यान सुनिएगा हम क्या बोल रहे हैं, एकदम स्थिर से, हम भी धीरे से बोलेंगे। जब चार्ज पार्टिकल यहाँ से घूमते 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 यहाँ पर पहुंचेगा, उसी समय हम क्या करेंगे? इसका पोलरिटी बदल देंगे, इसको प्लस प्लेट कर देंगे, इसको नेगेटिव प्लेट कर देंगे। अब क्या होगा? जैसे ही हम पोलरिटी बदलेंगे, तो उसको समझने के लिए फिर से आइए। यहाँ से चार्ज पार्टिकल घूमते घूमते यहाँ आया था, और जैसे ही यहाँ पहुंचा, हम पोलरिटी बदल दी, इसको प्लस कर दी, इसको माइनस, इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया इस डायरेक्शन में। आई पॉजिटिव चार्ज था यहाँ पर, तो पॉजिटिव चार्ज पर फोर्स फिर इधर लग गया। तो यानी कि अब की बार जितना वेलोसिटी से घूम रहा था ना, जैसे ही हम पोलरिटी बदले और उसके अंदर ये घुस गया फिर से प्रोटॉन, तो इलेक्ट्रिक फील्ड फिर से इसका मोशन और बढ़ा दिया, क्योंकि फिर से दोबारा फोर्स लगा दिया होगा। इसका मतलब इसका वेलोसिटी जब फिर से बदल गया, और आपको पता है ना कि रेडियस का फॉर्मूला mv/q होता है। वेलोसिटी बढ़ा तो अब रेडियस का लूप बढ़ेगा। अब इतने दूर ये घूम के फिर यहाँ अब नहीं आएगा, इसका रेडियस अब बड़ा हो जाएगा। जैसे इससे पार करेगा दोबारा, तो फिर से इसका रेडियस बड़ा होकर के इधर ऐसे आ जाएगा। रेडियस बढ़ गया थोड़ा सा, लेकिन जैसे ही फिर ये घूम करके यहाँ से ऐसे दोबारा बड़ा रेडियस के साथ आएगा, तो अब देखिए फिर से क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड तो इधर की ओर है, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है, अब प्रोटॉन इधर से एंट्री मार रहा है, फिर इसके मोशन को बदलेगा। तो हम भी कम तेज नहीं है, जैसे ही दोबारा यहाँ पहुंचेगा,
फिर से इसको पॉजिटिव प्लेट है, इसको नेगेटिव प्लेट बदल देंगे, फिर से इलेक्ट्रिक फील्ड उधर की ओर हो जाएगा। अब फिर से जैसे होगा इसका और रफ्तार बढ़ाएगा, और रफ्तार बढ़ाएगा तो फिर से रेडियस और बढ़ेगा। यानी कि ये जो है धीरे धीरे अपना रेडियस बढ़ाते जाएगा, और ये बार बार इसी तरह से हम भी बदलते जाएंगे, हम भी इसका बात नहीं मानेंगे। ये बार बार ऐसे ऐसे बढ़ते बढ़ते कभी ना कभी ये बाहर फेंका जाएगा। इतना इसका रेडियस हो जाएगा कि बाहर प्रोजेक्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बाहर प्रोजेक्ट हो जाएगा। और जब ये प्रोजेक्ट होगा उस समय इसके पास वेरी हाई काइनेटिक एनर्जी होगी, और यानी वेलोसिटी बहुत ज्यादा होगा इसके पास। तो इसमें देखिए ध्यान से सुनिए, इसमें हुआ क्या कि इसमें मैग्नेटिक फील्ड इसको नचाते रहा इसमें बार बार, और इलेक्ट्रिक फील्ड जो है इसको एनर्जी प्रोवाइड करते रहा बार बार। लेकिन एनर्जी प्रोवाइड करने के लिए यहाँ एक टेक्निक लगाना पड़ा, इसकी पोलरिटी बार बार बदलना पड़ेगा। तब पोलरिटी बदलने वाला एक इंस्ट्रूमेंट आता है, उस इंस्ट्रूमेंट को कहते हैं ऑसिलेटर। वही ऑसिलेटर को इससे जोड़ दिया जाएगा। ऑसिलेटर, इसका नाम है ऑसिलेटर। ऑसिलेटर जो है ये पोटेंशियल को बार बार बदलेगा। अब प्रॉब्लम मेरे पास ये कहा गया, हमको सेटिंग करना है। सेटिंग क्या करना है? जितना देर में इसका पोलरिटी बदले उतना देर में ये इलेक्ट्रॉन है घूम के यहाँ, सॉरी प्रोटॉन यहाँ, फिर उतनी ही देर में यहाँ। तो आपको याद होगा टाइम पीरियड का फॉर्मूला एगो, कि टाइम पीरियड का फॉर्मूला होता है 2πm/qb। याद कीजिए टाइम पीरियड का फॉर्मूला, इसीलिए पीछे सब पढ़ के याद करना जरूरी होता है। इसमें वेलोसिटी वर्ड यूज नहीं आया, यानी वेलोसिटी कितना भी हो, टाइम पीरियड सिर्फ जो डिपेंड करेगा वो जो चार्ज लिए है उसका मास और चार्ज पर। हमारी प्रोटॉन लिए तो प्रोटॉन का चार्ज और मास फिक्स हो गया, और यहाँ हम मैग्नेटिक फील्ड फिक्स कर देंगे पहले से कि 2 टेस्ला लेना है कि 3 टेस्ला लेना है पूरे रीजन में, तो हमको टाइम पीरियड निकल जाएगा। और जितना टाइम पीरियड निकलेगा, जितना टाइम पीरियड निकलेगा उसका आधा टाइम पीरियड में यहाँ आएगा, फिर आधा टाइम पीरियड में यहाँ आएगा। यानी कहने का मतलब, मेरी बात सुनिए ध्यान से, ये चार्ज पार्टिकल अगर 1 सेकंड में आया तो फिर अगला 1 सेकंड में इतना दूरी तय करेगा, फिर अगला सेकंड में इतना दूरी तय करेगा, फिर अगला सेकंड में इतना दूर आएगा, फिर अगला सेकंड में इतना दूर आएगा, फिर अगला सेकंड में इतना दूर आएगा। क्योंकि टाइम पीरियड जो है इसके वेलोसिटी पर डिपेंड नहीं कर रहा है, रेडियस बढ़ा ले रहा है, लेकिन टाइम पीरियड फिक्स हो गया। ये हमको मौका मिल गया, तो हम भी यहाँ पर ऑसिलेटर लगाएंगे, इस फार्मूला से टाइम पीरियड निकाल लेंगे या फ्रीक्वेंसी निकाल लेंगे। जो कहिए बात तो बराबर है। टाइम पीरियड निकालिए या फ्रीक्वेंसी निकालिए, जो फ्रीक्वेंसी इसका आएगा उसका दुगना फ्रीक्वेंसी का यहाँ पर ऑसिलेटर लगा देंगे। तो ऑसिलेटर क्या होगा? पोलरिटी प्लस माइनस को चेंज करेगा वो, और तब ये एनर्जी बार बार लेगा, बार बार लेगा। और जानते हैं, अगर आपको क्या लग रहा है 4-5 फेरा में बाहर निकल जाएगा, चक्कर मार के 4-5 चक्कर मारेगा, ये विदिन सेकंड आपको लाखों चक्कर मार लेता है इस साइक्लोट्रॉन में अंदर। क्योंकि आपको हम तो फिगर बनाए तब ना, ये रेडियस इसका मिलीमीटर में होता है, और यहाँ पर अगर हम लोग मिलीमीटर में या सेंटीमीटर में दे देंगे तो ये बहुत बार चक्कर मारेगा, और जितना बार चक्कर मारेगा उतना दुगना इसका वोल्टेज गेन होगा। क्योंकि हर बार प्रोटॉन को धक्का मारेगा, हर बार धक्का मारेगा, जैसे ही पार करेगा इधर से धक्का लगेगा। तो आप बताइए, अगर 1 2 3 चक्कर मारा तो 6 बार इसको पोटेंशियल एनर्जी अच्छी काइनेटिक एनर्जी मिलेगा इलेक्ट्रिक फील्ड के द्वारा। इलेक्ट्रिक फील्ड के द्वारा 6 बार काइनेटिक एनर्जी मिलेगा, तो 6 दूनी 12 वोल्ट का पोटेंशियल गेन कर लेगा। अगर 2 वोल्ट का यहाँ बैटरी होगा तो यहाँ 12 वोल्ट का, अगर 10 वोल्ट का बैटरी दे देंगे तो 6 चक्कर मारा होगा, तब सोचिए कितना, 6 दूनी 12 बार पोटेंशियल गेन करेगा। 1000 चक्कर मारेगा तो 2000 बार पोटेंशियल गेन करेगा। तो सोच लीजिए हम 2 ही वोल्ट से इसको एक्सीलरेट करवा दिए, तो ये हमारे लिए मशीन सुरक्षित है। क्योंकि ज्यादा वोल्टेज पर अगर कोई चीज वर्क करता है ना, आपके घर में 220 वोल्ट आता है, अब बाहर पोल पर 11,000 वोल्ट रहता है। अब बताइए 11,000 वोल्ट के साथ खेलना कितना खतरनाक होता है। आपको 220 में इतना परेशानी है। तो कहने का मतलब, लो वोल्टेज पर जो इंस्ट्रूमेंट वर्क करता है ना, वो इंस्ट्रूमेंट को ऑपरेट करना, चलाना ज्यादा आसान होता है। ये नहीं कि हाई वोल्टेज वाला को चलाना ज्यादा आसान होता है। घर में सिर्फ तुरंत दाब उब देते हैं, तुरंत काम कर जाता है, मोटर चला देते हैं। अब वाटर पंप जो सरकारी वाला रहता है उसको चलाने जाइए तो आपको छूने में डर लगेगा, उसका स्टार्टरे में है ना, वहाँ मोटा मोटा वायर गया हुआ रहेगा,
उसका जैसे स्टार्ट कीजिएगा तो वहां पर, तो कहने का मतलब ये हुआ कि मिला जुला के और साइक्लोट्रॉन जो है इसी प्रिंसिपल पर वर्क करता है, यानी इसमें मैग्नेटिक फील्ड भी यूज होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड भी यूज होगा। मैग्नेटिक फील्ड इसको सर्कुलर मोशन प्रोवाइड करता है, इलेक्ट्रिक फील्ड इसको काइनेटिक एनर्जी प्रोवाइड करता है। अब इसको लिखना है, इन सारे सिस्टम को हमको क्या करना है, लिखना है। तो जो समझाए हैं वो तो मिटाएंगे, क्योंकि इसकी जरूरत तो अब हमको है नहीं, है ना, वो तो समझाए हम, और ये ही चीज आपको बुक में नहीं मिलेगा। और ये चीज तभी समझ में आपको आएगा, है ना, जब पीछे का सारा फॉर्मूला जो पिछले क्लास में पढ़ाए थे लोरेंज फोर्स वाला वो सारा याद होना चाहिए। तो इस ऑसिलेटर में मशीन में यूज क्या क्या किया गया भाई, तो एगो मेटल का प्लेट, एगो ऑसिलेटर, और कुछ तो यूज नहीं किया गया, और बीच में इंसुलेटिंग मटेरियल। इतना सिंपल तो इंस्ट्रूमेंट है। और इससे चार्ज पार्टिकल को हाई स्पीड में लाएंगे, हाई स्पीड में लाने के बाद इससे जानते हैं मोस्टली एक्सपेरिमेंट पढ़े होंगे केमिस्ट्री में, चार्ज पार्टिकल को हाई स्पीड से लाके मेटल प्लेट पर बम्बार्डमेंट करवा करके उसका प्रॉपर्टी निकालता था वो। मोस्टली पीरियोडिक टेबल जो पढ़े हैं आप, है ना, अलग अलग प्रॉपर्टी आता था। चार्ज पार्टिकल एक्सलेट कैसे कराएगा, इसका मतलब समझ लीजिए पीरियोडिक टेबल वो बना होगा तो इसका भी यूज किया गया होगा वहाँ, यानी कि मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में, है ना। और इसका यूज कहाँ होता है, एक्सरे मशीन में। एक्सरे मशीन में वर्क कैसे करता है, सबसे पहले एक्सरे मशीन को दाबिएगा, उसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन को आइसोलेट करवाया जाएगा, आइसोलेट करा के बम्बार्डमेंट करवाया जाएगा मेटल प्लेट पर, निकल के मेटल प्लेट पर, और तब आपका क्या होगा, वहां से आपका एक्सरे का प्रोडक्शन होगा। तो बहुत जगह इसका यूज हो सकता है ना, यूज हो सकता नहीं, होता ही है हर हाल में, ठीक है। तो अब इसका हमको यूज कहाँ कहाँ है ये नहीं पढ़ना है, हमको ये मशीन कैसे काम करता था ये पढ़ना था। तो चलिए मशीन में क्या क्या चीज लगा हुआ है, तब कुछ नहीं लगा हुआ है, सीधा सीधा, है ना। इसको एक को हम लोग कहते हैं डिज, अगर DEE, यस डिज। डिज क्यों नाम पड़ा, क्योंकि मेटल का प्लेट है और कैपिटल डी लाइक का स्ट्रक्चर है, इसीलिए इसका नाम डिज पड़ा, है ना। टू मेटालिक प्लेट ऑफ डी लाइक यूज, है ना, टू मेटालिक प्लेट ऑफ डी लाइक यूज, डी मतलब कैपिटल डी लाइक है जिसको यूज किया गया है ना। और दूसरी बात है, दूसरा पॉइंट में लिखेंगे इंसुलेटिंग मटेरियल, इंसुलेटिंग मटेरियल इंसर्टेड बिटवीन गैप ऑफ टू डिज, दो डिज के बीच में हम लोग क्या इंसुलेटिंग मटेरियल इंसर्टेड किए हुए हैं, ठीक है। अब उसके बाद एक टर्म है ऑसिलेटर, ऑसिलेटर इट प्रोवाइड alternating potential difference to the two डिज, दोनों डिज को अल्टरनेटिंग में क्या करता है, पोटेंशियल प्रोवाइड करता है, पोटेंशियल डिफरेंस आने की प्रोवाइड करता है। यही आपका इसमें इंस्ट्रूमेंट में है, और तो कुछ है नहीं यहाँ पर, है ना। तो इसको भी स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद फिर आगे वर्किंग इसका लिखते हैं कि क्या कैसे काम करता है, देख लीजिए बहुत सिंपल है। देख लीजिए, बात समझ लीजिए अच्छी तरह से। चलिए, तो इसमें अब वर्किंग कैसे करता है वो भी लिख लेते हैं, हम लोग काम कर लेते हैं सिंपल वे में।
चलिए देखिए, बात समझ लीजिए अच्छी तरह से। देखिए, बात को समझने की अगर कोशिश करेंगे तो बहुत सिंपल है, ज्यादा कुछ नहीं है। वर्किंग में क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोवाइड काइनेटिक एनर्जी एंड मैग्नेटिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड प्रोवाइड क्या, सर्कुलर मोशन प्रोवाइड करता है, जिसके कारण लार्ज टाइम तक ये क्या करे, आपका इलेक्ट्रिक फील्ड से एनर्जी लेता रहे। तो सबसे पहले बात अगर समझ लीजिए तो यहाँ पर रेडियस ऑफ साइक्लोट्रॉन जो होगा, रेडियस ऑफ साइक्लोट्रॉन जो होगा, रेडियस ऑफ साइक्लोट्रॉन आर जो होगा, वह भी mv/qb के बराबर होगा। कहिए क्यों? क्योंकि आप समझ सकते हैं बात को कि यहाँ भी जब जिस समय वो लास्ट टाइम में वो बाहर निकलेगा, फेंकाएगा, जिसमें वो उसका रेडियस बड़ा होगा, वहां पर हर हाल में ये मैग्नेटिक फोर्स ही जो है बैलेंस करेगा, mv² को बैलेंस करते रहता है हमेशा, mv² को और एक qvb जो को, इधर रेडियस वही होगा। अब इस रेडियस को तो पहले हमको पता है, रेडियस ऑफ साइक्लोट्रॉन तो पहले से पता है हमको कि 5 सेंटीमीटर है कि 10 सेंटीमीटर है कि 1 मीटर है कि 2 मीटर है। तो रेडियस पहले से पता है, चार्ज पार्टिकल कौन डाले हैं वो पता है हमको, तो चार्ज पार्टिकल उसका मास ही पता है, मैग्नेटिक फील्ड पता है, हमको वेलोसिटी एक्चुअली निकालना है। इसलिए वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्टेड चार्ज पार्टिकल क्या होगा, वेलोसिटी। तो आप खुद सोचिए, हमको वेलोसिटी निकालना है तो QBR बाई m हो जाएगा। अब बताइए काइनेटिक एनर्जी ऑफ प्रोजेक्टेड चार्ज पार्टिकल क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी ऑफ प्रोजेक्टेड चार्ज पार्टिकल क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है हाफ mv², ये बात आपको पता है। अब यहाँ पर इस वेलोसिटी का वैल्यू पुट कीजिए, तो वैल्यू पुट कीजिएगा तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला देखिए, इसको स्क्वायर कीजिएगा तो m² ऊपर से कट जाएगा वो, तो बच जाएगा आपका Q² B² R² बाई 2m। अब जरा गौर कीजिएगा, ध्यान से समझिएगा, काइनेटिक एनर्जी जो चार्ज पार्टिकल का निकल के आया है, उस काइनेटिक एनर्जी को अगर गौर से आप देख रहे होंगे, देखिए चार्ज पार्टिकल कौन लिए हैं उसके बारे में हमको नॉलेज होना चाहिए। प्रोटॉन लिए हैं, अल्फा लिए हैं, क्या लिए हैं, मास और चार्ज। मैग्नेटिक फील्ड का स्ट्रेंथ पहले से पता है, रेडियस ऑफ सर्कुलर साइक्लोट्रॉन पहले से पता है। यानी कि अब एक बात समझ में आ गया हमको, क्या समझ में आया वो बात सुनिए। वो इलेक्ट्रिक फील्ड जो बैटरी लगाए थे ना, 2 वोल्ट का लगाए चाहे 10 वोल्ट का लगाए, इससे हमको मतलब ही नहीं है ना। आप 1 वोल्ट के बैटरी लगाए तो जब उस प्लेट से वो बाहर निकलेगा, घूमते 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 धीरे धीरे, तो हर हाल में वो काइनेटिक एनर्जी इतना ही गेन करके निकलेगा। इसलिए इसमें बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड मतलब सेल बैटरी 2 वोल्ट हो या 4 वोल्ट हो या 10 वोल्ट हो, उसका तो यूज ही नहीं हो रहा है। ये फार्मूला याद कर लीजिएगा, काइनेटिक एनर्जी ऑफ प्रोजेक्टेड चार्ज पार्टिकल इन साइक्लोट्रॉन जो है आपके इलेक्ट्रिक फील्ड पर डिपेंड नहीं कर रहा है, वो सीधा मैग्नेटिक फील्ड और रेडियस कितना बड़ा ले रहे हैं किस पर, आपका वो पाथ है उस पर डिपेंड कर रहा है। देख लीजिए, बात समझ लीजिए। और फ्रीक्वेंसी ऑफ साइक्लोट्रॉन क्या होगा, तब फ्रीक्वेंसी ऑफ साइक्लोट्रॉन अगर कोई पूछ दे, एग्जाम में आया है फ्रीक्वेंसी ऑफ साइक्लोट्रॉन, नीट में 2-3 बार पूछे हुए क्वेश्चन को, तो फ्रीक्वेंसी ऑफ साइक्लोट्रॉन क्या होगा, फ्रीक्वेंसी ऑफ साइक्लोट्रॉन क्या होगा, फ्रीक्वेंसी ऑफ साइक्लोट्रॉन क्या होगा, तो फ्रीक्वेंसी ऑफ साइक्लोट्रॉन का फॉर्मूला वही होगा जो आप याद किए थे, QB/2πm।
यानी कि आपको लग रहा होगा कि इसमें सेल जो यूज हुआ है उस सेल का कहीं जिक्र नहीं आ रहा है। कब? जब इंस्ट्रूमेंट बनके तैयार हो गया है तब। फ्रीक्वेंसी ऑफ साइक्लोट्रॉन भी यही होगा आपका। और साइक्लोट्रॉन में मेनली आपको काइनेटिक एनर्जी और फ्रीक्वेंसी का ही फॉर्मूला पूछा जाएगा, क्योंकि रेडियस इसमें पहले से प्रोवाइड रहता है। तो काइनेटिक एनर्जी और फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला साइक्लोट्रॉन में सबसे ज्यादा फेमस है। बात समझ लीजिए अच्छी तरह से। और कोई डाउट है तो बोलिए आप लोग। अब ये तो मेरा था कंसेप्ट। एनसीईआरटी एक बार पढ़ लीजिएगा, उसमें साइक्लोट्रॉन दिया हुआ है ना। और साइक्लोट्रॉन समाप्त होते ही अब ये देखिए, मैग्नेटिक फील्ड को हम लोग 4 पार्ट में पढ़ते हैं, है ना। तो एक पार्ट समाप्त हो गया है, यानी 3 पार्ट और बचा हुआ है। तो परसों एक पार्ट और समाप्त हो जाएगा, क्योंकि परसों हर हाल में 6:30 से क्लास चालू करेंगे और 9 बजे तक पढ़ाएंगे, समझ गए ना। और उसमें जो है मेन चीज क्या चलेगा, मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला। तो मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला जो है इलेक्ट्रिक फील्ड के फॉर्मूला से कोरिलेट भी होगा। मतलब स्ट्रेट वायर के चलते, रिंग के चलते सब फॉर्मूला डेराइव करेंगे डायरेक्ट सबका, ठीक है। तो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड वाला याद होगा तो इधर मैग्नेटिक फील्ड में थोड़ा समझना और आसान होगा आपको। और ये थोड़ा ज्यादा कोई लेंदी नहीं है, यानी अगले क्लास मेनली बहुत सारा डेरिवेशन और फॉर्मूला डिराइव होगा। और कोई प्रॉब्लम है तो बोलिए, किन्हीं को भी देख लीजिए।